हेलो एवरीवन। अभी तक हमने कैसा पोटेंशियल्स के बारे में देखा कि एक डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पोटेंशियल का बिहेवियर कैसा हो। ठीक। अभी तक जितना भी हमने देखा, अब उसके आगे चलते हैं। अब हम इस पार्ट में सबसे ज्यादा ये चीज देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और कौन सा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। ठीक। देखो, अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जैसे अगर ये चीज आप देखे हो इससे पहले जब भी एनएलएम पढ़े हो या रोटेशनल पढ़े हो या वर्क पावर एनर्जी पढ़े हो, तो आप ये चीज देख रहे थे कि अगर कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स का समेशन जीरो या फिर मेरे पास कैसा एक क्लोज लूप में टोटल वर्क डन की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो फोर्स कंजर्वेटिव था। उस कंडीशन पे मेरे पास कैसा उस फोर्स के थ्रू टोटल वर्क डन कितना हुआ था, जीरो। या फिर मैं ऐसा कह रहा था कि मेरे पास अगर कोई बॉडी इस साइड से मूव कर रही है, ठीक है, किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और किसी दूसरे के साथ स्ट्राइक होगी और कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं था तो मेरे पास उस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक। लीनियर मोमेंटम कंजर्व। दूसरी कंडीशंस पे वर्क पावर एनर्जी में हमने ये पढ़ा था कि मतलब जैसे कि कंडीशंस पे मेरे पास कहीं पर एक क्लोज लूप में टोटल वर्क डन जीरो या किसी तरह का कोई लॉसेस नहीं हो रहा, एक कंप्लीट ऑफ पाथ पे, तो उस कंडीशंस पे मेरे पास एनर्जी कंजर्व थी। ठीक। तीसरे स्टेप में सबसे ज्यादा ये था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर किसी बॉडी पे अप्लाइड समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो वहां का एंगुलर मोमेंटम कैसा था, कंजर्व। ठीक। तो कंजर्वेशन लॉ को ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए देखते हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूं कंजर्वेशन लॉ। कौन सा देखेंगे? कंजर्वेशन लॉ फॉर ग्रेविटेशनल सिस्टम। फॉर ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए हम देखेंगे। ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ फॉर ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए तीन तरह का हम देखेंगे। पहला कैसा होगा, मेरे पास लीनियर मोमेंटम। फर्स्ट किसके लिए होगा? लीनियर मोमेंटम के लिए। ठीक। तो कौन सा कंजर्व होगा? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे देखेंगे, अगर मुझे किसी बॉडी पे अप्लाइड ऑफ एक्सटर्नल टोटल एक्सटर्नल फोर्स का समेशन कितना हो गया, जीरो, तो उसका चेंजिंग ऑफ मोमेंटम भी कितना होगा, जीरो होगा। मतलब यहां से हम लिखे कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल की वैल्यू कितना, जीरो। जब पी फाइनल इज इक्वल टू कितना होगा, पी इनिशियल, यही होगा। इसी से और आगे बढ़ते हैं। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात हुई। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोग किसकी बात करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन पे होता क्या है। ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे ऐसा मान के चलो कि जब लॉसेस नहीं हो रहा, किसी तरह का हीट लॉसेस नहीं हो रहा, फ्रिक्शन लॉसेस नहीं हो रहा, मतलब कंप्लीटली कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब एक क्लोज लूप में टोटल वर्क डन जीरो। अगर मैं यहाँ से गया फिर इस साइड पे गया, ठीक, तो वर्क डन बाय ऑफ ग्रेविटी कुछ तो होगा। अगर इस साइड से मैं यहाँ तक आया तो वर्क डन बाय ऑफ ग्रेविटी निगेटिव, फिर नीचे वापस इसी हाइट पे आ गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव। जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स। बट फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है क्या? नहीं, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। आप ये समझो कि अगर मैं 10 रुपए की ये चप्पल खरीदा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक बार खरीद लिया होता 10 रुपए की चप्पल अपनी, तो मैं चलते चलते कोई ए पॉइंट से बी तक गया तो फ्रिक्शन के कारण जितनी मेरी चप्पल घिसी है, तो क्या मैं वापस आने पे मेरी चप्पल वापस उतनी ही हो जाती है क्या? ऐसा नहीं होता। अगर मैं जब जा रहा हूँ तब भी फ्रिक्शन फोर्स, मेरे पास चप्पल तो कुछ घिसी होगी, जब लौट के आ रहा हूँ तब भी घिसी रही होगी। ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ से घर से बाहर गया तो जाते जाते किसी बी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते चप्पल मेरी पुरानी हो गई और वापस जब मैं बी पॉइंट से अपने घर के लिए आया तो मेरी चप्पल वापस नहीं हो गई। ऐसा नहीं होता। ठीक है।
तो वो फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं, क्योंकि उसके एक क्लोज लूप में वर्क डन जीरो कभी देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, इसमें कैसा होगा कि मेरे पास अगर कोई भी ऐसा लॉसेस के फॉर्मेट में नहीं है, तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना होगा, जीरो। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी की वैल्यू का समेशन, इनिशियल एनर्जी की वैल्यू का समेशन मेरे पास किसके इक्वल होगा, फाइनल एनर्जी के समेशन के इक्वल होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू जीरो। आप इसे के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल भी लिख सकते। ठीक, और अगर मेरे पास यहीं पर आप ये भी लिखते हो कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल। यहीं पर आप एक और चीज समझते हो कि अब अगर मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कैसा फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप इसी चीज को कैसा लिखते हो कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल होता है। इस तरह से आप लिखते हो। ठीक, ये लॉस के कंडीशन पे है। उसी के बाद थर्ड स्टेप के लिए हम किसके लिए चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर उधर हो गया, अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। तो एंगुलर मोमेंटम में आपको क्या देखना है कि अगर समेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में लोगों को ये लगता है कि बॉडी रोटेट कर रही है तो वहां पे एक एक्सटर्नल टॉर्क आता है, नहीं। अब अगर देखो मैं ये बोला कि मेरे पास अर्थ है, अर्थ के सराउंडेड मेरी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी मान लेते हैं, मून में जूम कर लेते हैं, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर, तो अब देखो ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा टूवर्ड्स ऑफ कैसा है, सेंटर है, तो इसका समेशन ऑफ टॉर्क ऑलवेज भी कितना होगा, जीरो होगा। तो इसका चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। तो आप लिखोगे कि L फाइनल माइनस L इनिशियल की वैल्यू जीरो होगी। आप लिखोगे कि L फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इनिशियल हो जाएगा। यही होगा। सोचो ये तीन कंडीशन है, इन्हीं तीन कंडीशन का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे और इसे बार बार सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसी का सबसे ज्यादा यूज करेंगे इन्हीं तीन अप्रोचेस का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, अब जैसे ही देखना स्टार्ट करते हैं आप देखना खुद ही मजा आएगा आपको, बहुत आसान रहते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा हमने रोटेशनल में किया, जैसे हमने वर्क पावर एनर्जी में किया, जैसे हमने किसमें किया, कोलिजन में किया, एकदम उसी चीज को वापस से हम यहाँ पर आएंगे अप्लाई। ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल लॉसेस नहीं हो रहा है, मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो है, समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम का जीरो वो कंजर्व होगा। ठीक, इतना आप पहले देख लो, फिर मैं इसको आगे चलता हूँ। चलो इसको रफ करता हूं मैं, देखो चलो देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया होगा। देखो छोटा ही सा क्वेश्चन है, इससे बहुत हैवी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, टू मासेस m1 एंड m2
Two masses m1 and m2 at an infinite distance from each other are initially at rest. Are initially at rest. Start interacting gravitationally. Find their velocity of approach. Find their velocity of approach when they are at a distance small r apart. Assume air drag and other dissipative force to be absent. मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि दो मासेस हैं, एक मास m1 एक मास m2 है, दोनों एक दूसरे से पहले इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। फिर ये बोल रहा है कि मेरे पास किसी ग्रेविटेशनल इंटरेक्टिंग फोर्सेस के कारण दोनों मेरे पास एक दूसरे के पास आना स्टार्ट किए और लगभग लगभग r डिस्टेंस पे है। ठीक, तो मुझे ये बताना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है, सॉरी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ क्या बताना है, अप्रोच बताना है कि मुझे इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी होगी, बस ऐसा करके क्वेश्चन पे बताना है। ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करते हैं, एकदम आराम से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताना है, पहले एक लॉन्ग अप्रोच चलेंगे फिर एक शॉर्ट अप्रोच में चलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट पे क्वेश्चन पे बोल रहा है कि दो मास है, एक मास कौन सा है m1, एक दूसरा मास कोई m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हमारे पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस मतलब कितनी है दोनों के बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट। मुझे ये बताना है कि अब दोनों किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करते करते कितनी डिस्टेंस पे आ गए, आर डिस्टेंस। तो इस आर डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी बतानी, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 हो गई। यहाँ पर वेलोसिटी को मैं न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल को v से लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी को इसको मैं कितना लिख रहा हूँ, v1 लिख रहा हूँ। ठीक, इस तरह से दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछ लिया मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। अगर कोई सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन समझ में आना स्टार्ट हो। लेकिन पहले मैं ऐसी कंडीशंस पे ट्राई करता हूँ कि जब कोई को सेंटर ऑफ मास भूल गया हो, ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों चाहे जहां पर भी जाए, इसमें कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का समेशन जीरो हो गया है, जिसके कारण इनके सेंटर ऑफ मास पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका मोमेंटम कैसा होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। कैसा होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो इसके इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ रहा। ठीक, तो अब देखो अगर इसके लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो आप उससे सेंटर ऑफ मास से चलेंगे, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अभी इसकी कोई चेंजेस नहीं हो रही, तो मैं सेंटर ऑफ मास को थोड़ा देर रोक के रखता हूँ, पहले मैं फर्स्ट अप्रोच से ट्राई करता हूँ। तो जैसे मैं अपने फर्स्ट अप्रोच से ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज बोल रहा है कि देखो ये इनफाइनाइट से आया और किसी पॉइंट तक आया, तो मुझे इसके लिए क्या बताना है कि कितना मेरे पास इसका क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा। v1 और v2 तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले चाहे जो हो जाए इस पूरे सिस्टम, एक चीज कंजर्व होगा, कोई एक्सटर्नल मेरे पास लॉसेस नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब कैसा, टोटल एनर्जी कैसा होगा मेरे पास, कंजर्व ही होना, एनर्जी में चेंजेस जीरो होना, मतलब चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का समेशन कितना है, जीरो। तो देखो फाइनली दोनों बॉडी कोई ना कोई वेलोसिटी को एक्वायर की है, तो के फाइनल कितना हो गया, हाफ m2 v2 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1 का स्क्वायर। ठीक, इनिशियली दोनों इनफाइनाइट पे थे, रेस्ट पे थे, जीरो हो गया। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस कितना होगा, इनफाइनाइट में अगर दोनों मास एकदम इनफाइनाइट में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट जब दोनों इंटरेक्ट करके किसी एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, चाहे इसके थ्रू इस पे, इसके थ्रू इस पे, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, दोनों चीजें सेम होगी, अलग नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी दो सिस्टम को मिला के होगा। तो कितना होता है हमारे पास, माइनस जी, दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन कैसा, बोथ ऑफ पार्टिकल, ये हुआ जी
m1 इंटू m2 अपॉन r और इनफाइनाइटली पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर से अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आया कि हाफ m1v2 का हाफ m2v2 का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन ऑफ कौन सा हुआ r। अगर मैं इतना देखा तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों किसी न किसी तरह से सॉल्व हो सकते थे, लेकिन तब जब दो अननोन है इस पे और अगर इस पे एक अननोन होता तो ये सॉल्व हो जाता। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो दो अननोन है, एक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कंसीडर करूं, अब जितने लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे होंगे तो याद करो जब मैं सेंटर ऑफ मास अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है इस क्वेश्चन से कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स इसमें लगाएगा, इसका एक्सटर्नल फोर्स का समेशन कितना होगा, जीरो। ये नेट ऑफ फोर्सेस का समेशन कितना है, जीरो है, तो इसमें मोमेंटम भी कंजर्व होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि चेंजिंग ऑफ मोमेंटम की वैल्यू जीरो होगी। मतलब मेरे पास P फाइनल इज इक्वल टू कितना होगा, P इनिशियल। तो मुझे P फाइनल की वैल्यू P इनिशियल के इक्वल होगी। कई लोग बोलेंगे सर इनिशियली ये किस में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, एकदम बिल्कुल रेस्ट पे रहेगा। बट फाइनल कंडीशन पे क्या कहोगे? मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो जब इस पार्टिकल के लिए लोगे तो एक के लिए निगेटिव और एक के लिए कैसा लिखोगे, पॉजिटिव। अगर मैं इसके लिए देखूं तो मैं लिखूंगा m1 वन इंटू वी वन, बट कैसा, माइनस, क्योंकि इसके लिए प्लस, इसके लिए कैसा, माइनस m2v2। अब कई लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, एक मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप ये देख पाओगे कि m1v1 की वैल्यू जो है वो m2v2 के कैसा है, इक्वल है। मुझे यहाँ से v2 या v1 की वैल्यू चाहिए, किसी भी एक की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यहाँ पर v1 की वैल्यू को कंसीडर करिए, m2 बाय m1 इंटू कितना हुआ मुझे, v2। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो। हाँ, ये कितना हुआ मुझे, m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू की रिप्लेस करनी है, यहाँ से v2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो, m2 बाय m1 का स्क्वायर और इधर से कौन सा हुआ, v2 का स्क्वायर, और ये g m1 m2 बाय ओ कौन सा हुआ, r। देखो एक m1 से एक m1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m1 बचेगा डिनोमिनेटर। आप देखो तो हाफ m2 v2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो आपको यहाँ पे अंदर साइड कितना मिलेगा, वन। यहाँ पे कितना मिलेगा, एक m1 कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा। ये मेरे पास, और एक m2 बाहर निकाला हूँ तो m2 बाय ओ m1 हो जाएगा, और ये मेरे पास g m1 इंटू m2 बाय ओ कौन सा हुआ, r। जहां पर से v2 की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट कितना है, टू। देखो अब ये एक m2 से एक m2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यही हो जाएगा। देख लो अगले स्टेप पे अगर देखो, एक m2 से एक m2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसे तुम कितना लिख सकते हो, m1 प्लस m2 लिख सकते हो। कुछ तो गड़बड़ किया ना मैं, नहीं ठीक है। m1 की वैल्यू m2 बाई ओ m1, एक m1 कैंसिल आउट होगा, एक m1 बचेगा, m2 1 प्लस ओ। ठीक है, चलो देखते हैं ना, आगे चलते हैं, बस रुक। ये कितना हुआ, v2। v2 के बाद ये मेरे पास कितना हुआ, सेकंड साइड जाएगा, 2। ये कितना, g। ये कितना, m1, डिनोमिनेटर में r। इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, और जो डिनोमिनेटर का m1 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा m1 का स्क्वायर। ये वी आर की वैल्यू, मतलब रिलेटिवली ऑफ मैं काउंटिंग करूंगा तो ये वी आर की वैल्यू हो जाएगी, और m1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास m1। अगर मैं इसी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पुट द वैल्यू
पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन और जैसे मैं इसमें पुट किया बोलो V1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर V2 की वैल्यू पुट किया तो आप देखो ये M2 बाय ऑफ M1 है। अब M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ मुझे कौन रिप्लेस कर देगा, M2 रिप्लेस हो जाएगा मेरे पास, सॉरी M1 रिप्लेस बाय ऑफ किससे हो जाएगा, M2। बाकी अंदर का आंसर दोनों के लिए कैसा होगा, सेम होगा। ये M1 प्लस कितना हुआ, M2। अभी ये मेरे पास फाइनल आंसर नहीं है, वो बोला है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पूछा है, तो आपको मालूम है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो v2, अगर मैं ये कहूं कि v2 माइनस कौन सा हो जाएगा, v1, तो देखो अगर v2 की वैल्यू मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा और एक कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो एक्चुअल में उनकी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होगी, ऐड, और जैसे ही ऐड होगी तो आप देखो यहाँ पर से आप लिखोगे कि स्क्वायर रूट 2g कॉमन रहेगा अपॉन में r, और ये m1 प्लस कौन सा हो जाएगा, m2, और देखो ब्रैकेट के अंदर ये टर्म दोनों में कॉमन है, मुझे क्या बचेगा, m2 और m1, तो मेरे पास ये स्क्वायर के बाहर कौन सा हो जाएगा, m1 प्लस m2 स्क्वायर रूट से बाहर। तो आप ये लिख सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो दिखेगा, अब ये m1 स्क्वायर रूट के अंदर है और ये बाहर है, जब ये कैंसिल आउट होगा तो स्क्वायर रूट 2g, ये m1 प्लस m2 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। देख लो एक बार, ये चीज आपको देखने को मिली, ये वेलोसिटी ऑफ कौन सी है, अप्रोच। कुछ गड़बड़ किया क्या, देख लो एक बार, देखो फिर इसके सेकंड मेथड पे चलते हैं। हटाओ, देखो अब जैसे इसको मैं रिमूव करता हूं, अब यहाँ पे इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, ये पूरा हटाता हूँ, मुझे सिर्फ इतने की जरूरत पड़ेगी, मुझे सेकेंड अप्रोच में बहुत कुछ अच्छा है, वो सब चीज को हम यहाँ पे देख चुके हैं, जब सेंटर ऑफ मास हम पढ़ रहे थे ये सब हम देख चुके हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से उठाएंगे, कहाँ के लिए वैल्यू पुट करेंगे, ये सब हम वहाँ पे देख चुके हैं। बस आपको याद रखना है कि कब मैं किस चीज का यूज किया हूँ और कब किस चीज का यूज नहीं किया हूँ। ठीक, देखो अगर आपको याद हो, ठीक, मैं खुद बोला अभी कुछ देर पहले कि टोटल फोर्सेस का समेशन एक्सटर्नल फोर्स का समेशन जीरो, मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम कंजर्व है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तब की कंडीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसके लिए आप क्या लिखते थे, याद करो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ म्यू रिलेटिव ऑफ की, ये म्यू इनटू क्या होता था, वी रिलेटिव का स्क्वायर होता, यही होता था। अब अगर देखो तो मेरे पास ये बताओ, ये फाइनली कितना होगा, हाफ, दोनों एक दूसरे के क्रॉस ही चल रहे हैं और म्यू की वैल्यू हम लोग लिखते थे कितना, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसी को हम रिड्यूस मास भी कहते हैं। ठीक, तो देखो म्यू और ये v रिलेटिव का क्या था, स्क्वायर माइनस जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली कितना हो जाएगा, माइनस जी m1 इंटू m2 बाय ऑफ r, और फाइनल वैल्यू कितना, जीरो। तो मैं इसे हटाता हूं यहाँ से, आप देखना कितना फास्ट आंसर आएगा, ये जीरो। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हो हाफ म्यू वी रिलेटिव, ये कौन सा था, वी रिलेटिव का क्या है, स्क्वायर, ये माइनस माइनस दूसरे साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी m1 m2 बाय ओ आर, ये लिखते हो। अगले स्टेप पे देखो तो बस यहाँ से आप लिख सकते हो कि v रिलेटिव इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू जी m1 m2 अपॉन r इंटू म्यू, और अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले मैंने म्यू की वैल्यू बताई थी,
तो आप जानते हो कि 2g m1m2 अपॉन r और म्यू की वैल्यू कितना हुआ था, अभी ही बताया था m1 इंटू m2 अपॉन में कितना m1 प्लस m2। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और ये v रिलेटिव की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 2g m1 प्लस m2 अपॉन r। ये पावर होता है हमें अपने पुराने चैप्टर्स को याद रखने में। अगर मुझे अपने पुराने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मालूम है, मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, लिंक रखता हूँ अपने अब नए चैप्टर को पुराने चैप्टर से, तो मुझे करंट चैप्टर जो चल रहे हैं वो हमेशा इजी होते हुए जाएंगे, अगर भूले नहीं हो आप तो। ठीक, देखो कितना शॉर्ट फॉर्मेट में आ गया, मैक्सिमम 3 से 4 लाइन, ये तो फिर भी मैं ज्यादा ही लिख के बैठा हूँ। क्यों, आया मजा? सही है ये अप्रोच। नहीं पढ़े हो तो प्रॉब्लम आप लोगों की है ना। नहीं देखते हो, नहीं रिवाइज करते तो कैसे हो? बिना रिवीजन के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं। इसको भी राम कथा जैसे सुन लेते हो, देख लेते हो गया, फिर बाकी कुछ देर बाद खुद ही भूल जाते हो कि कौन क्या है। ठीक है, चल देख लो इसको अच्छे से। चलो इसको रफ करते हैं और फिर आगे देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है। अभी 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ही अभी अच्छा है, लेकिन देखें तो मजा आएगा। अब 2-3 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ रहे हैं पास उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलो इसको तो अभी रफ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखो देखे, चलो क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हुआ होगा। Inside a fixed sphere of radius capital R and uniform density rho, there is spherical cavity of radius capital R by 2, such that surface of the cavity such that surface of cavity passes through the center of the sphere as shown in figure. A particle of mass small m is released from rest at B is released from rest is released from rest at center B of the cavity. Calculate velocity with which particle strike the center A of the sphere. Neglect earth cavity Neglect earth cavity. Initially sphere and particle are at rest. Initially sphere and particle are at rest. ठीक, चलो देखो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं, आप देखते चलना। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि एक जस्ट स्फीयर है, एक स्फीयर है कुछ इस तरह से, ठीक। एक कोई दूसरा स्फीयर है जो कैसा कर रहा है कि इसके सेंटर पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इसके सेंटर पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, आर। एक दूसरा स्फीयर है जो कैविटी है एक्चुअल में, उसके सेंटर से इसके सरफेस तक की डिस्टेंस कौन सा है, r/2। और ये इस तरह से पास हो रहा है कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है, जो कैविटी है, उसका जो आखिरी पोर्शन है वो दूसरे स्फीयर की जो कंप्लीट स्फीयर है उसके सेंटर पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। देखो तो अब एक्चुअल में कंप्लीटली फील्ड इस तरह से है। इस पॉइंट को एक्चुअल में क्वेश्चन में हमारे ए लिखा हुआ है और इसको शायद बी लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ है क्या? हाँ, एक ए है और ये पॉइंट कौन सा, बी। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्मॉल मास यहाँ पे है, यहाँ से रिलीज करना है, और वो जब इस ए पॉइंट पे
पहुंचेगा तब वो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, बस ये बताना है। जबकि मुझे क्वेश्चन पे ये मेंशन है कि ये जो स्फीयर है वो एक यूनिफॉर्म डेंसिटी को फॉलो कर रहा है। कौन सी डेंसिटी को फॉलो कर रहा है? यूनिफॉर्म डेंसिटी को फॉलो कर रहा है। अब देखो कैविटी है, ये बड़ी समस्या है। याद करो शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब ये मैं बताया हूँ अच्छे से प्रॉपर, ठीक। तो अब कैविटी है वो सब तो हम लोग अभी इसको साइड में ही रखें। देखो अगर मैं ये बोला कि मैं अपने एक स्फीयर को एक कोई मास को लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से रिलीज किया, मतलब पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। और पॉइंट ए की वेलोसिटी ही मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा, ठीक। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा होगा, जो लग भी रहा होगा उसका समेशन 0 हो जा रहा होगा, और जो लग भी रहा होगा वो कंजर्वेटिव होगा। अगर सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो मतलब एक चीज कंफर्म है कि इसकी टोटल एनर्जी का समेशन कितना होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के समेशन के इक्वल होगा। टोटल एनर्जी जो भी हो रहा हो वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के समेशन होगा, या फिर ये कहोगे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा मतलब आप ये लिखोगे कि कौन सा चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना? 0। फाइनली ऑफ मेरे पास पॉइंट ए पे उस स्मॉल एम की जो वेलोसिटी है वो वी ए का स्क्वायर, इनिशियली कितना है? 0। पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस पूछा है, ठीक। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजेस होगा अपने को नहीं पता, कितना चेंजेस होगा अपने को तो नहीं मालूम। हाँ, लेकिन अपने को मालूम है कि ये कितना होगा? यू ए फाइनल हो जाएगा, यू बी इनिशियली होगा इक्वल टू 0। मुझे नहीं मालूम कि कितना मास है, कितना क्या है, मुझे पोटेंशियल जरूर अच्छे से मालूम हो सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वी ए की वैल्यू 2, इसको सेकेंड साइड लेके जाऊंगा एक्चुअल में, फिर मुझे कितना हो जाएगा बोलो? वी बी माइनस सॉरी यू बी माइनस ऑफ कौन सा होगा? यू ए, और ये 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में m होगा, और ये कौन सा हो जाएगा? इस ये टर्म एक्चुअल में देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो तो यहाँ से वी ए की जो वैल्यू हो वो स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा? 2। मैं चाहूं तो इस मास को पोटेंशियल पर मास को अब क्या सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, टेस्टिंग मास की बात कर रहा हूँ, इसी को आप लिखते हो क्या? वी बी माइनस ये पोटेंशियल हो जाएगा बी माइनस कौन सा हो जाएगा? वी ए। ये चीज लिखते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको m इंटू वी ए लिखते हो, तो m को कॉमन लो, कैंसिल कर दो, खत्म कर, यही होगा। अब देखो अगर ये होगा तो मैं अगर पॉइंट ऑफ मुझे ये अभी भी वी ए की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ ए अभी मिला नहीं है, अभी तो मुझे बी और ए पॉइंट का पोटेंशियल ही नहीं मालूम, तो मुझे बी और ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं अगर फाइंड किया कि पोटेंशियल फाइंड किया, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा ये चीज बताना है। सोचो पॉइंट बी का पोटेंशियल, सॉरी बी लिखा ए लिखा, पहले ए का फाइंड, पहले इंटरेस्टिंग फैक्टर को सॉल्व करते हैं ना, तब तो समझ में आएगा, एक ही बार में बहुत ज्यादा हार्ड ना आ जाए, पहले इजी इजी रहे फिर हार्ड में पहुंचे। ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड करना चाहते, एक्चुअल में कंप्लीट स्फीयर का कौन सा है? सेंटर। तो सेंटर है तो पोटेंशियल कितना होता है सबको पता है अच्छे से, कि -3/2 यही होता है। जी भी आता है, फिर क्या आता है? एम भी आता है। तो एम किसका मास? इसके मास। इस कंप्लीट स्फीयर जब ये कैविटी को हटा के एम में कंसीडर कर देता हूं, ऑल ऑल स्फीयर, और एम डेस क्या होगा? कैविटी का, कैविटी के, ठीक। ये कौन सा हुआ मुझे? एम -3/2
जी एम बाय ओ कौन सा हो जाएगा इस कंप्लीट का रेडियस आर। यही होता है पोटेंशियल। आगे बढ़, इतना ही तो होगा सेंटर के लिए, यही होगा क्या? एक बार सोचो, क्या सेंटर में सिर्फ यही होगा? नहीं, सेंटर पे आपने ये जो एम लिखा वो कंप्लीट पोर्शन के लिए है, लेकिन याद करो ये कैविटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसमें एक ऐसा मास में, मतलब इस पूरे में से, इस पूरे स्फीयर के मैं क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया कि ये पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर के कारण इसके सेंटर पे मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना है। बट अब मैं अगर इस पोर्शन को इस वाली कैविटी के, मतलब इस कैविटी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए पॉइंट पे जो हो, उसको इस टोटल से अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ए पॉइंट का ये कैविटी वाली कंडीशन के लिए आ जाएगा आंसर। देखो मैं ये कंप्लीट एम लिया हूँ कैविटी के साथ कंसीडर, यहाँ पर मैं अभी एज्यूम किया हूँ जो कैपिटल है ना, वहां पे कैविटी नहीं है, तब के लिए ये पोटेंशियल, बट यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है। कैविटी में मतलब वहां पे मास ही नहीं है, रेजिस्टेंस है, तो मैं इस पोर्शन पे एक्स्ट्रा इस पोर्शन को ऐड करके बैठा हुआ, मुझे इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसे मैं सब्सट्रैक्ट कैसे करूंगा? मैं इस कैविटी के कारण पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल उसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो ड्यू टू कैविटी एट पॉइंट ए जो पोटेंशियल मिलेगा वो माइनस का जी, अब ये कैविटी के सरफेस पे, तो माइनस का जी, मास कितना है मेरे पास एम डैश, अपॉन कितना मेरे पास आर बाय टू। तो ये मेरे पास ये चीज देखने को मिलेगा, आर बाय टू है तो ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब अगर आप अच्छे से देखो तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल देखने को मिलेगा वो कितना मिल रहा है आपको, देखो तो ये आपको मिल रहा है माइनस पे 3/2 जी एम बाय ओ आर प्लस ओ 2 जी एम डैश बाय ओ आर, यही होगा। एम डैश की वैल्यू होगी, मास हो एम डैश कितना है मुझे अभी तक ये नहीं मालूम, अगर वो पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक, तो अब स्पेस इधर नहीं बचा, नहीं तो पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। चलो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, या चलो यहीं पर पोटेंशियल एट बी देख लेता हूँ। किसके लिए? पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट बी, बी के लिए देखें पॉइंट बी पे कितना होगा। अब देखो ये इस स्फीयर के लिए सेंटर है, बट क्या इस कंप्लीट स्फीयर के लिए है? क्या कैविटी वाले पोर्शन के लिए बी पॉइंट सेंटर है, बट क्या इस कंप्लीट के लिए है? क्या नहीं, इस कंप्लीट स्फीयर के लिए सेंटर नहीं है, ये इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस है। तब के लिए आप जो पोटेंशियल लिखोगे तो मतलब कंप्लीट ऑफ के लिए कितना लिखते हो आपको मालूम है? कितना बोलो? माइनस का जी एम बायो, क्या लिखते हो? आर, ये 2, ऐसा ही कुछ होता है क्या? याद करो, अगले स्टेप में माइनस इधर कितना हो जाता है 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आर की प्लेस पे कितना, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास r/2 है, ये कितना हो जाएगा मुझे आर स्क्वायर बाय ओ 4, यही होगा। फिर माइनस, अब इस कैविटी के कारण इसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना दिखेगा? माइनस का 3/2 जी एम डैश बाय ओ कौन सा हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तब आपको दिखेगा कि माइनस का जी एम अपॉन 2r, और ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर कैंसिल 1/4, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 11/o, 11/o 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/o, ये कैंसिल जी एम डैश बाय ओ कौन सा हो जाएगा? आर। दो अलग अलग पोर्शन दिखा, इन दोनों पोर्शन को मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं अगर मुझे एम डैश की वैल्यू पता हो। अगर मुझे एम डैश की वैल्यू मालूम हो तो मैं इसको इजीली कैलकुलेट करके निकल सकता हूँ। अब मुझे तो एम डैश की वैल्यू ही नहीं मालूम,
मालूम है? ना। लेकिन देखो, एक चीज समझो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब m/4/3 तो होगा ही होगा। ये किसकी डेंसिटी? इस पूरे की, जब कैविटी नहीं कंसिडर। बट तुम्हें कैविटी वाले पोर्शन के लिए चाहिए तो यहाँ पर भी तो यूनिफॉर्म डेंसिटी m डैश अपॉन क्या लिखोगे? 4/3 यही लिखोगे। और ये कितना हो जाएगा मुझे? r/2 की पावर में कितना? 3 हो जाएगा। ठीक, अगर और अच्छे से देखोगे ये कितना हो जाएगा? अगर मेरे पास r है तो अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि m डैश अपॉन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r का स्क्वायर, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर में 3 8, ये चीज चलेगा। देखो, अगर मैं दोनों को कंपेयर किया तो मुझे ये दिखेगा कि m डैश इज इक्वल टू, सॉरी ये r की पावर में 3 है। अगर मैं ये दोनों टर्म्स को कंपेयर किया तो m डैश की वैल्यू m बाय कितना है मेरे पास? 8। m बाय कितना है? 8 है। ठीक, अभी एक्चुअल में क्वेश्चन में डेंसिटी का फॉर्मेट गिवन, मैं डेंसिटी को ही यूज करूंगा, मैं उस पोर्शन को हटा दूंगा। एक कंप्लीट के लिए डेंसिटी मेरे पास m/4/3 पाई r क्यूब है। इसको कंप्लीट का मास में m एज्यूम किया, तो मुझे अगर कंप्लीट का मास m एज्यूम किया हो तो इस पोर्शन में मास कितना होगा? इस कंप्लीट के मास का 1/8 पोर्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो, बस यहाँ पर से आपके पास ए पॉइंट का पोटेंशियल दिख गया, -3/2 Gm/r प्लस हो, ये 2 m डैश की वैल्यू m/8 पुट करोगे तो m/8 पुट करोगे तो कैंसिल आउट होगा तो 4 तो बचेगा। ये कितना हो जाएगा? Gm/4। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा ये कितना हुआ? 4r। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 6 माइनस, देखो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 जी। और ये कितना हो जाएगा वीबी की वैल्यू? ये बताओ, बोलो। देखो, यहाँ पर भी m/of कितना लिखोगे? 8। और ये तो 8 है ही, इधर डिनोमिनेटर में 8 है, इधर भी 8, तो 11 माइनस 3 8 हो जाएगा। तो 8 और 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो माइनस का Gm/of कौन सा हो जाएगा? r। देखो, ये 11 और ये 3 है, ये 8 ही तो हो जाएगा। यहाँ पर m डैश की वैल्यू m/8 पुट करो। देखो, मैं दिखा देता हूँ, अगर एक स्टेप लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन ही हो रहा होगा कि मतलब अरे क्या करते चला जा रहा है, अपने में ही सॉल्व करते चला जा रहा है। लो, 3/of कौन सा हो जा रहा होगा? यहाँ पे 8 Gm/of r, यही हो रहा होगा। तो आप इसको सॉल्व करके देखो, आपको ये भी कितना दिख रहा होगा? माइनस का Gm/of r। ये सब वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर बोलो वी ए की वैल्यू। अब ये कैलकुलेट करने के बाद, ये कैलकुलेट करने के बाद वी ए इज इक्वल टू 2, वीबी की वैल्यू कितना है मेरे पास? बोलो, माइनस का जी m/r, यही होगा। वी ए की वैल्यू माइनस 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 प्लस 5Gm/o कौन सा हुआ? 4r, यही हुआ। एलसीएम लोगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 5 1, तो ये मेरे पास 2 से कैंसिल आउट होगा। तो जहां पर से मैं लिख सकता हूँ कि वी ए की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ मेरे पास? यहाँ पर से बोलो जी एम, यही हुआ। अगले स्टेप पे मेरे पास ये जी एम हो जाएगा, ये 4r होगा, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ ये 2r हुआ। बट ये आंसर नहीं, कभी भी ऑप्शन में दिखेगा ही, आंसर में दिखेगा डेंसिटी के फॉर्मेट में, रेडियस के फॉर्मेट में। क्वेश्चन में क्या m गिवन था? क्या ये एक अननोन क्वांटिटी है? क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है एक्चुअल में सिर्फ वही नोन, ये अननोन क्वांटिटी, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं बस यहाँ पर वैल्यू रखना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू हुई G/2r, और m की वैल्यू यहाँ से देखो
ये कितना हुआ, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये सब क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है। तो बस वैल्यू पुट करो, कितना हुआ, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे अब आंसर दिख जाएगा कि वी ए की वैल्यू कितनी है, देखो स्क्वायर रूट 2/3, ठीक, 2/3 जी पाई आर, एक आर कैंसिल भी आउट होगा, एक दो बच जाएंगे, तो कितना हुआ 2/3 जी पाई रो, रो छोड़ दिया ना, और ये आर का स्क्वायर, ये एक्चुअल में वेलोसिटी की वैल्यू, ये एक्चुअल में वेलोसिटी की वैल्यू है। लास्ट पे स्पेस कम बचा है इसलिए वो ज्यादा ही पास पास लिख दिया, ठीक है। देख लो एक बार, मैं मैच करा देता हूँ, स्क्वायर रूट 2/3 पाई जी रो आर का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर, एकदम परफेक्ट आंसर आया, आप देख सकते हो बस। देख लो इसको एक बार, चलो बहुत ज्यादा नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। एक बार मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। चलो देखो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, यहीं पर इसको खत्म करते हैं। अगले पार्ट में और थोड़ा सैटेलाइट पे चलेंगे, है ना, फिर उसके बाद लास्ट पे हमारे पास केपलर पढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो इस बार अभी अभी मतलब चैप्टर खत्म होने के लिए टाइम है, लेकिन है ना, अभी इसके बाद 4 वीडियो के आसपास आएंगी, 3 4 5 के, मैक्सिमम 5 में खत्म कर